गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। कल या लास्ट टाइम हम जूम क्लास में या किसी वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले किए थे, जैसे कि डाइल्यूशन को लेकर किए थे या मिक्सिंग ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन ऐसे कर रखा था। अब हम उसी के आगे चलते हैं थोड़ा सा और हम कर रहे हैं वही सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में कुछ और फॉर्मूले, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, और इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल भी कर रहे थे। तो अब हम कुछ फॉर्मूले और करते हैं जिनके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल और आपको बताएंगे। तो ये फॉर्मूले समझ लीजिए है क्या कि जैसे अगला कर रहे हैं तो उसके हम क्या क्या केस ले रहे हैं, फिर से मिक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ टू रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। तो रिएक्टिंग अब की बार नॉन रिएक्टिंग नहीं है, रिएक्टिंग सॉल्यूशंस है। पिछली बार नॉन रिएक्टिंग थे, इस बार रिएक्टिंग सॉल्यूशंस ले रहे हैं हम। तो यहाँ थर्ड केस है, पहले इसको 1 और 2 में किया था, थर्ड केस ले रहे हैं। दो सॉल्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या करें, ये बात आ रही है। तो देखो एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं पहले कि मान लो एक सॉल्यूशन नंबर 1 है। ये सॉल्यूशन कैसे बना होगा, इसके अंदर कोई सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, मिलाकर सॉल्यूशन बना होगा। तो इसके अंदर याद रखिए एक सॉल्यूट है, बाकी तो पानी है। तो सॉल्यूट कोई ना कोई है, वो एक केमिकल कंपाउंड होता है। ऐसे ही एक और सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन नंबर 2, उसके अंदर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, मतलब इसके अंदर भी एक सॉल्यूट होगा जो कि केमिकल कंपाउंड होगा। और ये हो सकता है कि जब ये दोनों को हम मिलाएं तो इनके जो सॉल्यूट और इसके सॉल्यूट हैं आपस में रिएक्शन कर जाएं। अगर इन दोनों के सॉल्यूट आपस में रिएक्शन कर गए तो हम कहेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन भी रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा कहेंगे हम। वही लिखा ऊपर, रिएक्टिंग सॉल्यूशन लिए हमने 2 और इनको मिक्स कर दिया बेटे। तो मिक्स करने पर जब ये रिएक्शन करेंगे ना बेटे, तो एक रिएक्शन होने के बाद कुछ नया सॉल्यूशन बनेगा, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन नंबर 3। कि जो पहले वाले दोनों सॉल्यूशन थे इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स हैं ये दोनों। और ये क्या है, प्रोडक्ट है, क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो शुरू वालों को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स और बाद वाले को कहते हैं प्रोडक्ट्स। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, रिएक्शन में ऐसे ही लिखते हैं। तो इन दोनों जो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 है ये रिएक्टेंट्स हैं, और इनके लिए अगर हमने मान लो कि इसकी मोलैरिटी हो M1 और इसकी मोलैरिटी हो M2, तो नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी कुछ अलग होगी। रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो डिफरेंट कंपाउंड है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी अलग होगी, उसे M3 मान लेते हैं फिलहाल। चलो अब दूसरी बात कॉमा लगा रहा हूँ, मान लीजिए इसका वॉल्यूम है V1 हो, उसका वॉल्यूम V2 हो, तो नए वाले का वॉल्यूम कितना होगा पता है आपको, V1 प्लस V2 होगा नॉर्मली, आमतौर पे। क्यों, क्योंकि जब दो चीजें मिलाते हैं तो उनका वॉल्यूम हमेशा ऐड होता है, ऐड कर दिया। अगर वो नॉर्मल सॉल्यूशन है तो ऐसे ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और, कभी मान लो कि इसकी नॉर्मेलिटी भी दी हो, इसकी नॉर्मेलिटी मान लेते हैं कि N1 हो और इसकी नॉर्मेलिटी N2 हो, और उसकी नॉर्मेलिटी मान लेते हैं कि नहीं हो, N3 हो सकती है। तो इनकी मोलैरिटी M1, M2 और M3 फॉर्मूले से बताई जा रही है। इनका वॉल्यूम V1, V2 और यहाँ पर V1 प्लस V2 इस फॉर्मूले से बताया जा रहा है, और इसकी नॉर्मेलिटी इनकी N1, N2 और N3 इन सिंबल द्वारा बताई जा रही है। तो अब हम इसके बेस पर एक इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि इनमें रिएक्शन हो रहा है ना बेटे। तो इक्वेशन क्या आएगी, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसको मिटा देते हैं। रिजल्टिंग सॉल्यूशन को लेके हम कुछ नहीं करते हैं। हम जो रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। हम केवल रिएक्टेंट्स को लेकर एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि लिखा मैंने रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है बेटे। तो रिएक्टेंट्स को लेकर एक इक्वेशन बनती है हमारी इसमें। ऐसे केस में जब दो सॉल्यूशन आपस में मिलकर रिएक्ट कर रहे हों तो ऐसे में रिएक्टेंट्स को लेकर ही एक इक्वेशन बनती है बेटे। वो क्या होती है, मोलैरिटी की M1 V1 और यहाँ पे आएगा M2 V2, लेकिन साथ में एक बात और आएगा कि अपॉन एक छोटा सा चीज आएगी N1 और यहाँ पर भी अपॉन N2। ये छोटा N1 N2 कहाँ से आ गया, M1 और M2 जानते हैं इन दोनों की मोलैरिटी की थी, दोनों जो रिएक्टिंग सॉल्यूशन है उनकी मोलैरिटी थी। V1 V2 भी जो रिएक्टिंग सॉल्यूशन उनकी मोलैरिटी थी। लेकिन ये छोटा N1 N2 क्या है, ये छोटा N1 N2 क्या है, देखो N1 एंड N2 क्या है, आर द इज इक्वल टू, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं इनको, कोएफिशिएंट्स। तो क्या नाम हुआ इनका, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। नाम तो लंबा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। N1 N2 मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब है कि जो रिएक्टेंट जो है ना, जब इक्वेशन को बैलेंस कर दिया जाएगा तो बैलेंस करने के बाद इनके जो सामने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, बैलेंस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। यानी हम लिखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब है नंबर ऑफ, दैट इज करते हैं, दैट इज इसका मतलब हुआ दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, कौन से मोल्स, ऑफ रिएक्टेंट्स, जो दो रिएक्टेंट्स है, ऑफ द टू रिएक्टेंट्स, ऑफ द टू रिएक्टेंट्स, जो दो रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं, उन दोनों रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टू रिएक्टेंट्स। कहां पर, लेकिन इन द बैलेंस्ड इक्वेशन,
ये शर्त है कि इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। इक्वेशन को बैलेंस नहीं है तो कर डालो, और उसके बाद जो रिएक्शन कर रहे हैं उन दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को हम छोटा n1 और छोटा n2 कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, एक इक्वेशन ले रहा हूँ KMnO4 प्लस COOH। क्या लिख रहा हूँ देखो, KMnO4 प्लस COOH होल ट्वाइस। ये जो KMnO4 है इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम है बेटे, सुना भी आपने कई बार। और ये ऊपर ये दूसरा लिखा है COH होल ट्वाइस, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। लिख दिया भाई दोनों का नाम हमने, ऑक्जेलिक एसिड। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया H2SO4। इसकी प्रेजेंस में जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा देखो, बनेगा K2SO4 प्लस बनेगा MnSO4 और प्लस H2 भी बनेगा और O भी बनेगा, प्लस मतलब प्लस H2 बनेगा और CO2 बनेगा। तो लिख देते हैं प्लस H2O प्लस CO2। अब ये इक्वेशन लंबी है छोटी है इससे कोई मतलब नहीं है, ये इक्वेशन होती है। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो पहला काम क्या करना है अपन को, ये इक्वेशन बैलेंस कर लेनी है। तो बैलेंस करने के बाद यहाँ आता है 2, यहाँ आता है 5 और यहाँ आता है 3। मैं बैलेंस कर चुका हूँ, आप भी हमने बैलेंसिंग इक्वेशन आपको सिखा रखा है, उस तरीके से अगर आप भी करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 10 CO2। तो अपन ऐसे लिख देंगे भाई 8 वाटर है और 10 CO2 है। अब इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, और बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके लेने हैं, सभी के नहीं। देखो इसके 2 मोल है, इसके 5, इसके 3, इसका 1 है, इसके 2 है, इसके 8, 10, सबके मत लो। जिन दो सब्सटेंस की क्वेश्चन में बात हो रही हो, क्वेश्चन में इनकी बात हो रही होगी, KMnO4 की और ऑक्जेलिक एसिड की, क्योंकि ये दो रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ये दोनों का रिएक्शन हो रहा है ना बेटा, जिन दो सब्सटेंस का रिएक्शन हो रहा होता है उनके नंबर ऑफ मोल्स ले लो। देखो इसके बैलेंस इक्वेशन में इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो इसको N1 मान लेंगे नंबर ऑफ मोल्स 2, और इसके नंबर ऑफ मोल्स को N2 मान लेंगे 5। ये देखो इसको देखकर हम यहाँ पे 2 और 5 भर देंगे, ये हमें N1 N2 की वैल्यू मिल गई। अब सपोज करो इसकी मोलैरिटी अगर M1 होगी और इसकी मोलैरिटी M2 होगी, इसका कॉमा वॉल्यूम V1 होगा, इसका वॉल्यूम सपोज करो V2 होगा, तो इक्वेशन क्या आएगी, ये देखो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी मोलैरिटी M1 और इंटू V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को हम लिख के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि N1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा, और N2 की वैल्यू कितनी है 5, इस इक्वेशन के लिए 5 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल कर रहे हैं बेटे, तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि M1 M2 की भी वैल्यू हो सकता है दे रखी हो सकता है इन दोनों की वैल्यू दी हो सकता है इस वॉल्यूम की वैल्यू दी हो, और ये मोलैरिटी इन चारों में से, अब ये 4 जो बचे हैं इनमें से कोई एक नहीं दिया होगा, मान लो मोलैरिटी इसका नहीं दिया होगा, तो ये आप निकाल सकते हो, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू पुट कर दोगे तो M2 निकल आएगा। इस तरह से इस इक्वेशन में यूज करेंगे। तो देयरफॉर M2 कैन बी कैलकुलेटेड, M2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। कब कैसे कर सकते हैं, इफ अगर M1 V1 और V2 की वैल्यू दी होगी, इफ वैल्यूज ऑफ M1 V1 एंड V2 आर गिवन, अगर वो दी होंगी तो वो तीनों वैल्यू यहाँ पुट करके M2 निकल सकता है। तो ये एग्जांपल हमें सिखा रहा है किस तरह से इसका यूज करना है। बैलेंस इक्वेशन करो, इक्वेशन बैलेंस करने के बाद जो दो सब्सटेंस रिएक्शन कर रहे हैं, जिन दोनों की क्वेश्चन में बात की गई है, जो रिएक्शन कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 यहाँ पुट करके बाकी वैल्यूज आपको दी होगी क्वेश्चन में, और निकल आएगा नई की मोलैरिटी, एक की मोलैरिटी गिवन होगी और दूसरे की आप निकाल सकते हो। ये है। अब एक बात और कहने जा रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो इनकी नॉर्मेलिटी N1 और N2 थी, तो उस केस में भी एक इक्वेशन बनती है। अगर क्वेश्चन मोलैरिटी लेके होगा तो ये इक्वेशन बनेगी, लेकिन अगर ऐसा ही सेम क्वेश्चन होगा और नॉर्मेलिटीज दे रखी होंगी, तब फॉर्मूला ये लगेगा N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। अब की बार नॉर्मेलिटी यूज कर रहे हैं ना, तो मोलैरिटी इक्वेशन नहीं ले रहे। मोलैरिटी इक्वेशन में तो नीचे आता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैलेंस इक्वेशन, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आते थे। लेकिन जब हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन लेंगे, क्वेश्चन अगर नॉर्मेलिटी को लेकर होगा, n को लेकर, तो नीचे नंबर ऑफ मोल्स नहीं आते हैं, तब उस इक्वेशन में नीचे छोटा n1 n2 मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं आते। ये बात ध्यान रखना इस बात को। तो ये हो गया अपना थर्ड केस। अब इसको आप सीख के रखो, इसकी बात न्यूमेरिकल में की जाएगी, लेकिन आपको ये चीज दोबारा से रिपीट करके सुन लेनी है अच्छी तरह से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये थर्ड केस आपका हो चुका है कि अगर ऐसा होगा, मिक्सिंग हो रहा होगा दो रिएक्टिंग सॉल्यूशन का, तो ऐसा एक क्वेश्चन ये लोगे और एक ये। अगर क्वेश्चन मोलैरिटी से कंसर्न होगा तो ये लोगे, क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी वर्ड आ रहा है तो ये वाला सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, इसमें तो नीचे n1 n2 आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस वाली इक्वेशन में नॉर्मेलिटी वाली में नीचे छोटा n1 n2 मतलब स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन नहीं भर जाते। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए। अब मैं इसके आगे एक और आपको फॉर्मूला कराने जा रहा हूं, इसको मिटाकर। अब इस थर्ड केस के बाद
पहले 2 केस तो हम पिछले वीडियो में कर चुके थे और ये थर्ड केस अब हो गया, मिटा दिया। और फोर्थ केस करेंगे हम। फोर्थ केस कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, और इसको मैं पूरी बात कहूँ तो ऐसे भी कह सकते हैं एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन। तो कहीं मैं आगे लिख दूं या पीछे लिख दूं या पूरा लिख देता हूं, एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन। एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है और इसको समझने नहीं आ रहा। आपने पढ़ा तो हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी को लेकर चल रहे हैं। सपोज करो कोई एसिड हो और एक बेस हो, कोई भी एसिड ले सकते हो और कोई भी बेस, उनका रिएक्शन करोगे तो आपको पता है एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को कहते हैं बेटे, इस रिएक्शन को ही कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पता है आपको। अब ये जो एसिड और बेस चाहे कोई भी दिया हो आपको, इनकी अगर आपको मोलैरिटीज और नॉर्मेलिटीज क्वेश्चन में दी हो और कुछ पूछी भी हो, ऐसा हो सकता है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे। देखो ये एसिड है बेटे, इसकी मोलैरिटी मान लो M1 है, बेस की मोलैरिटी मान लो M2 है, कॉमा लगा देते हैं। मान लो एसिड का वॉल्यूम V1 हो और बेस का वॉल्यूम V2 हो, इतनी बात हो गई। तो इन एसिड और बेस को लेकर हम लिख देते हैं कि वेयर ये M1 और M2 क्या है, मोलैरिटीज हैं, मोलैरिटीज हैं। किसकी मोलैरिटीज हैं, ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि पहले वाली जो है वो पहले वाले एसिड की है और दूसरी वाली जो है वो बेस की है। ऐसे ही V1 एंड V2 भी हम पता है हमको कि वो क्या है, वॉल्यूम्स हैं। किसके वॉल्यूम्स हैं, फिर से वही ऑफ एसिड्स एंड बेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात तो सिंपल है। लेकिन अब इसमें एक चीज और भी आएगी कि एक चीज और मैं लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं मैं ऐसे लिखता हूं, इस इक्वेशन में लिख रहा हूं मैं N1 और यहाँ लिख रहा हूं मैं N2। ये N1 N2 क्या है, अब की बात N1 N2 वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, वो नहीं है अब की बात। N1 N2 का मतलब बदल जाएगा। यहाँ N1 और N2 का मतलब जो है ना, इस इक्वेशन में, इस वाले केस में, फोर्थ केस में N1 N2 का मतलब है, अगर एसिड के लिए ले रहे हैं N1 तो उसका मतलब है एसिड की बेसिसिटी। एसिड के लिए हमेशा उसकी बेसिसिटी दी जाती है और बेस के लिए एसिडिटी। कभी ऐसा मत करना कि एसिड के लिए एसिडिटी ना, एसिड के लिए होता है बेसिसिटी और बेस के लिए होता है एसिडिटी, ऑपोजिट होता है। तो N1 है एसिड की बेसिसिटी, N1 का मतलब है एसिड की बेसिसिटी, N1 का मतलब है बेसिसिटी और N2 का मतलब है एसिडिटी। अब एक बात है, बेसिसिटी किसकी होती है, एसिड की होती है, तो लिखेंगे N1 का मतलब है बेसिसिटी किसकी, ऑफ एसिड, और N2 का मतलब है एसिडिटी किसकी, ऑफ बेस। कई बार बुक्स में N1 N2 लिया होता है एसिडिटी और बेस को, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं और इजी करने के लिए कि भाई बेसिसिटी को हम B से याद रख लेते हैं, B मतलब एसिडिटी हो जाएगा और A मतलब एसिडिटी, और इजी लगेगा। तो यहाँ पर कॉमा लगाकर मैं लिख रहा हूँ एक चीज और कि B लिखता हूँ और यहाँ कॉमा लगाकर A। ये तीन चीजें इसके लिए पता है, इसके लिए B का मतलब एसिड की बेसिसिटी और A का मतलब बेस की एसिडिटी, वो लिख दिया आपने ऐसे। अब इसमें कौन सी इक्वेशन काम करेगी देखो, और मान लो इस एसिड की नॉर्मेलिटी भी दी हो तो उससे भी बन सकती है। अब इतने से लेते हैं अपन, अगर ऐसा केस हो रहा हो एसिड और बेस मिल रहे हो और एक दूसरे को पूरी तरह से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हो, ऐसा ना हो कि एसिड थोड़ा एक्स्ट्रा हो या बेस थोड़ा स्ट्रांग हो, नहीं, दोनों की स्ट्रेंथ भी बराबर है, ताकत भी बराबर है और दोनों की मात्रा भी, कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर है। और बराबर मात्रा में अगर हर तरह से बराबर एसिड बेस को मिला दी जाए तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देंगे, ना रहेगा एसिड ना रहेगा बेस, वो बन जाएगा साल्ट और वाटर। इसका मतलब साफ है एसिड और बेस दोनों पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जब इस तरह से होता है तो उसे हम कहते हैं एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन। तो जब एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो एक इक्वेशन रहेगी अपने यहाँ पर कि M1V1 अपॉन B, M1V1 अपॉन B इज इक्वल टू M2V2 अपॉन A। यानी कि M1V1 क्या है, मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ एसिड, और B क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड, और यहाँ पे M2V2 क्या है, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ बेस, और A क्या है, एसिडिटी ऑफ बेस, क्योंकि बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी। हम इसे डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो सॉल्व करके आपकी इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन का यूज हम कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा न्यूमेरिकल कैसे करना है, पहले ये सीख कर करना है। एक एग्जांपल थोड़ा सा दिखा देता हूँ, न्यूमेरिकल अभी नहीं कर रहे हैं, एग्जांपल दिखाने के लिए। जैसे आपके पास एक एसिड है HCl, जब इसे पानी में डालेंगे ना बेटे तो टूटेगा, और टूटने पर क्या करेगा, H+ देगा और Cl- देगा ना। लेकिन इस एसिड ने टूटने पर कितने प्रोटॉन दिए, एक ही दिया, तो इस एसिड की बेसिसिटी 1 मानी जाएगी। एक और एग्जांपल देखो, एक एसिड ले रहा हूं मैं H2SO4, ये भी पानी में घोल दिया एक्वस, तो ये भी टूटेगा और इसमें 2 H+ मिलेगी, क्योंकि H2 लिखा ना बेटे, देखो 2 मिलेंगे, 2 H+ और सल्फेट मिलेगा। इस एसिड ने टूटने पर 2 प्रोटॉन दिए तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। इससे आपको समझ में आ रहा होगा
कि जो एसिड टूटने पर जितने प्रोटॉन देता है उतनी ही उसकी बेसिसिटी होती है। एग्जांपल एक और देखिए, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जब ये टूटता है पानी में तो 3 प्रोटॉन देगा, 3 प्रोटॉन। इसका मतलब है बाकी तो मिलेगा PO4 3 नेगेटिव। इसमें 3 प्रोटॉन दिए तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी। यानी फिर से वही बात कि कोई भी एसिड टूटने पर जितने प्रोटॉन देगा संख्या में उसी को उतनी वही कहलाती है उसकी बेसिसिटी। तो ये सब है क्या, ये सब क्या है, ये सब है एसिड्स। और ये सब एसिड टूटने पर जितने जितने प्रोटॉन दे रहे हैं उन संख्याओं के आधार पर ही बेसिसिटी की मात्रा आ जाएगी आंसर। ऐसी एक चीज और करा देता हूं बेस के लिए। अब बेस करते हैं, जैसे बेस कुछ ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है आपको पता है। ऐसी कोई और लेते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। और ऐसे एक और लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। इन बेस को लेकर पानी में घोल दो, ये सॉलिड होते हैं और पानी में घोल दोगे, एक्वस 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 मतलब पानी में घोल दोगे। जब इन्हें पानी में घोल देंगे तो ये टूट जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। टूट कर ये देगा Na और OH, Na प्लस और OH माइनस। वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा कैल्शियम 2 प्लस और OH देखो यहाँ 2 हैं तो 2 OH देगा, 2 OH माइनस। ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा तो Al 3 प्लस होगा और प्लस OH 3 है इसलिए 3 OH देगा। अब आप देखो इस बेस ने एक ही OH दिया, इसने 2 OH दिए और इसने 3 OH माइनस दिए। जो भी बेस चाहे कोई भी बेस हो टूटने पर जितने OH देता है उतनी ही उसकी एसिडिटी कहलाती है। जैसे आप देखो पहले की एसिडिटी, दूसरे की एसिडिटी और तीसरे की, तीनों की एसिडिटी आप देखिए। पहले ने टूटने पर एक ही OH दिया 1 OH तो इसकी एसिडिटी 1, इसने 2 OH दिए एसिडिटी 2 और इस बेस ने टूटने पर 3 OH दिए तो इसकी एसिडिटी 3। यानी कुल मिला के बात ये हुई कि कोई भी एसिड टूटने पर जितनी संख्या में प्रोटॉन देता है उतनी ही उसकी बेसिसिटी मान जाती है। और इसी प्रकार से कोई भी बेस टूटने पर जितने OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देता है उस संख्या को उसकी एसिडिटी माना जाता है। ऐसे कुछ एग्जांपल मैं और आपको बता दूंगा, जूम क्लास में बता भी चुका हूं। और इसको आप फिलहाल इसको नोट कर लो क्योंकि ये मोस्ट कॉमन वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ लिख दिए। ऐसे एसिड्स और बेस बहुत सारे होते हैं, वो अलग बात है। अभी आपको पहले न्यूमेरिकल करने के लिए ये कुछ खास हैं, इनको तो याद रखना पड़ेगा कि किसकी एसिडिटी कितनी है और बेसिसिटी कितनी है। हाई क्लास में तो बहुत सारे एसिड बेस आएंगे लेकिन आपको इतना पक्का कर लेना है। चलिए, तो ये आपका फंडामेंटल्स है और उसको आपने लर्न कर लेना है। ये आपका सेकंड केस हो गया। एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन केस में आप ये इक्वेशन लेके चलेंगे और इसके मतलब बता दिए गए हैं। लर्न कर लो, समझ लो, वीडियो को दोबारा लगाकर और इसको तैयार करके अगले न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हो जाइए, वो कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।